हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के लिए एडोटेरिया के सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुल 15 सेट्स का प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आप में से कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड्स पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ये सभी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी मैं 17वीं बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये जो पुस्तक है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 इस अवधि तक की चर्चा किया गया है इसमें। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपका निरुपमा राव के द्वारा। ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछे डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है तो ध्यान रखेंगे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार से दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक है, उसको भी बार बार पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे उस पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी, घाटी क्या होता है? घाटी और दर्रा में मैंने आपको पिछले वीडियोस में अंतर बताया था कि दो पहाड़ों के बीच एक बड़ा सा क्षेत्र, उसको बोलेंगे घाटी, जहां पर एक दो गांव बस सके, और दो पहाड़ है और उसके बीच एक पतला सा रास्ता हो तो उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, और ये जो कुल्लू की घाटी है ये धौलाधर और पीर पंजाल दोनों के बीच में स्थित है। और अगर आपको हिमालय का भाग पूछे कि किस हिमालय में है, ये आपका लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे। और ट्रांस हिमालय के बारे में बात पूछे आपको तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो तीन आपका श्रेणियां हैं हिमालय की, ये तीनों का तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को ले लेते हैं। एक तरफ बंदरगाह यानी कि पत्तन दिए हुए हैं, सी पोर्ट, और एक तरफ राज्य दिए हैं, और आपको बताना है कि इसमें यानी कि इसमें आपको मिलान करना है। ठीक है, भटकल, तो भटकल ये आपका महत्वपूर्ण बंदरगाह है और कि कहाँ का है? ये कर्नाटक का है भटकल। ठीक है, एलेप्पी कहाँ का है? केरल का आपका बंदरगाह है एलेप्पी। और केरल का एक आपका कोचीन बंदरगाह, केरल का जो मालाबार तट पर है ना, जो वहाँ पर आपका वास्को डिगामा कौन सा बंदरगाह पर आया था? केरल के है ना, जो बंदरगाह पर आया था 1498 में, जल्दी से बताएंगे तो। और उस समय केरल का राजा कौन था? उस समय शासक था केरल का जमोरिन, है ना। काकीनाडा, काकीनाडा ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश का एक और है आपका महत्वपूर्ण, वह है विशाखापट्टनम। तूतीकोरिन कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है आपका तूतीकोरिन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास का उत्पादन के लिए तो ध्यान रखेंगे कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, और ये दक्षिण पश्चिमी भारत में है, यानी मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। और जो है सबसे अधिक, यदि आपको पूछा जाए कपास का उत्पादन किस राज्य में होती है तो आपको बताना है महाराष्ट्र में। और जो काली मिट्टी है इसका दूसरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे उसका दूसरा नाम रेगुर मृदा, और कपास अधिक उत्पादन के कारण उसको कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग अगला। 5वें नंबर का प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा घाटी के बारे में पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे नर्मदा घाटी ये आपका मध्य प्रदेश से होकर के महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ऐसे जाती है ना, अरब सागर में गिरती है ये नदी। और ये जो नर्मदा नदी है दो पहाड़ों के बीच से बहती है। एक विंध्याचल है ना, विंध्य की पहाड़ी, और एक है आपका नीचे सतपुरा की पहाड़ी। ये ऊपर में ऐसे करके आपका विंध्य की पहाड़ी और ये आपका सतपुरा की पहाड़ी, इन दोनों के बीच बहती है, इसलिए इसको घाटियों से होकर बहने वाली नदी कहा जाता है। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखेंगे। तो इसमें महाराष्ट्र आता है, मध्य प्रदेश आता है, गुजरात आता है, किंतु राजस्थान इसका जो है नहीं आता है, इसका भाग नहीं है, इससे लाभान्वित नहीं होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। एक तरफ आपके दिए हुए स्वर्ण क्रांति यानी कि अपनाई गई क्रांति और उससे संबंधित उत्पादन, तो स्वर्ण क्रांति किसके लिए किया गया था? तो स्वर्ण क्रांति आपका फलों के उत्पादन के लिए, बिल्कुल आपका सही है, ये आपका मिलान सही है। उसके बाद है आपका नीली क्रांति। तो नीली क्रांति के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये मछली के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि जो है नीली क्रांति पृथ्वी के 71% भाग में पानी है, और इसी कारण इसको नीला ग्रह कहा गया है। और पानी में क्या मिलती है? मछली, और मछली का अगर उत्पादन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका नीली क्रांति।
और उर्वरक उत्पादन के लिए जल्दी से बताइए, तो उर्वरक का अगर उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी जो है क्रांति अपनाई जाती है, जल्दी से बताएंगे। तो उर्वरक के लिए। उसके बाद है पीली क्रांति अंडा के लिए, बिल्कुल गलत है ये आपका। दूसरा नंबर तो गलत था ही। अंडा उत्पादन के लिए रजत क्रांति है। कौन सी क्रांति? रजत क्रांति। तो ये भी आपका गलत है। तो 2 और 3 सही से सुमिलित नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कूट में बता देंगे 2 और 3, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 7वें नंबर का, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, यानी कि कृषि को प्रभावित करने वाला आर्द्रता, तापमान, वृष्टि, हवा। सबसे महत्वपूर्ण आपको पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा वृष्टि, है ना, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आर्द्रता, तापमान और हवा जो है ये क्या करता है, भारतीय फसलों को और भी ग्रो यानी वृद्धि करने में सहायक होती है। 8वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी? नेबुलर परिकल्पना, इसको बोलते हैं निहारिका परिकल्पना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो ये आपको दिया गया था इमैनुअल कांट के द्वारा, ध्यान रखेंगे, इमैनुअल कांट। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, और अगर आपको पूछे कि जो है महाविस्फोटक का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? महाविस्फोटक का सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोला जाता है, तो ये भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है महाविस्फोटक का सिद्धांत। और अगर आपको पूछे किस वैज्ञानिक ने कहा है कि जो है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, तो एडविन हबल साहब ने कहा है, ध्यान रखेंगे। और महाविस्फोटक का सिद्धांत एफ जॉर्ज लेमेंत्र के द्वारा दिया गया है। 9वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में किसका मिलान सही नहीं है? एक तरफ कुछ उद्यान दिए गए हैं, नेशनल पार्क दिए गए हैं, और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित मैं कई प्रश्न अब तक करा दिया हूं, इसलिए मैं आपसे दोस्त लोग बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि पिछले जो भी सेट्स मैंने प्रैक्टिस कराया है उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। उसको करने के बाद ये सारे प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। मैंने आपको कहा था काजीरंगा में 2 नेशनल पार्क है, एक आपका मानस और एक आपका काजीरंगा, ये असम में है आपका, ठीक है। तो ये आपका ए नंबर बिल्कुल राइट है, सही मिला हुआ है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक आपका रणथंबोर है, एक आपका घाना पक्षी विहार है, और भी वहाँ पर 2-3 है, एक आपका जयसमंद है, जयसमंद भी वहीं पर है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका बी नंबर भी मिलान किया हुआ है। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट, ये भी आपका सही है। दुधवा नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़, बिल्कुल गलत है, ये आपका यही मिलान नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क के बारे में कल बताया था, कल के प्रैक्टिस में। कहाँ पर है ये आपका? उत्तर प्रदेश में है आपका दुधवा नेशनल पार्क। राजाजी और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? रोहिला है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नगर और बोध गया है ना, वहाँ पर आपका। लेकिन मेनली आपका बिहार में जो आपका राष्ट्रीय है वो है आपका वाल्मीकि नगर, है ना, जो पश्चिमी चंपारण में है। बात कर लेते हैं रामसर सम्मेलन संबंधित है, रामसर सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है, तो ये किससे संबंधित है? मैंने आपको बताया कि भारत का टोटल 75 स्थल इसमें जोड़ा गया है रामसर स्थल के अंतर्गत, यानी कि आर्द्रभूमि क्षेत्र इससे जुड़ा हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न ले लेते हैं, दिए गए विकल्प में कौन वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन, मिथेन, जलवाष्प। तो आपका जलवाष्प हो, मिथेन हो, या अन्य कोई गैस हो, या फिर आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब के सब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। किंतु आर्गन, क्योंकि इसकी मात्रा भी बहुत कम है और आर्गन ये अक्रिय गैस है, तो ये आपका वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 12वें नंबर का प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच हो, यानी कि ऋणात्मक आय क्या हो? लोच हो, और बोल रहा फिर धनात्मक मूल्य इसका लोच हो, है ना, दोनों यानी कि लोच हो गया यहाँ पर। और तो इस आधार पर बोलेंगे कि वस्तु का हमको स्तर बताना है कि वस्तु कैसी होगी, साधारण होगी, बढ़िया होगी, निम्न स्तरीय होगी। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा घटिया वस्तु, जिसको बोलते हैं निम्न स्तरीय वस्तु। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वें नंबर का, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय आय है ना, तो राष्ट्रीय आय इसका गणना कैसे कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना, तो इसके लिए उत्पादन विधि है ना, उत्पादन विधि, उसके बाद फिर जो है आय गणना विधि, व्यय गणना विधि, इस आधार पर किया जाता है। किंतु इसमें निवेशित पद्धति का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके द्वारा इसकी जो है कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है बी सी डी बिल्कुल राइट है। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी, यानी 4 वर्ष, केवल 4 वर्ष का था?
तो पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाया गया था? 1991 से, ये 1951 से 1956। और पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? ध्यान रखेंगे, इसमें भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। आपको कई बार पूछा जाता है कि ये किस बेस्ड पर आधारित था, किस जो है मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961, इसमें जो है सॉरी दोस्तों, पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें कृषि पर, और दूसरा पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। ठीक है, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? वो पीसी महालनोबिस पर आधारित था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच चला था, और इसमें किस पर ध्यान दिया गया था? तो संयुक्त रूप से कृषि और भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। और उसके बाद 66 से लेकर के 69 3 साल जो है आपका अवकाश था, यानी योजना अवकाश इसको बुलाया जाता है। 66 से 1969, और इसमें कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चलाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1969 से फिर 1974 ये चलाया गया था आपका इंदिरा गांधी के द्वारा, और उस टाइम ये कंप्लीट हुआ आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। फिर 74 से जो 79 चलाया गया था ना, तो इसमें जो है ना आपका 78 में सरकार बदल गई थी भारत में, और भारत में किसका जो है जनता दल का सरकार आ गया था। और उस टाइम जो है प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया था। और उन्होंने क्या किया था, जो 1974 से 79, यानी कि आपका कितना 5 साल का चलता था ना पंचवर्षीय योजना, तो ये आपका था, तो इसको घटा करके 74 से 78 में ही समाप्त करके 1978 से 1980 कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 5वीं पंच योजना, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए स्कूट का सही विकल्प चुनना है। त्वरण एक तरफ आपको दिए गए हैं, त्वरण, बल, कार्य, आवेग, और एक तरफ आपके उसके एसआई यूनिट दिया गया है। त्वरण इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और इसका क्या होता है? तो इसका होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर यानी कि वेलोसिटी, और परिवर्तन की दर मतलब कि टाइम। तो वेलोसिटी यानी चाल में परिवर्तन समय के साथ, तो क्या होगा, चाल का क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम का नीचे है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर कहाँ पर हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर जो है दोस्तों थोड़ा सा मिसिंग हो गया है टाइपिंग में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड हो गया है, यहाँ पर आप लोग -2 लगा देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए नंबर का 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बल का सब किसी को मालूम है न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है, बिल्कुल राइट। और आवेग का मैंने बताया था, आवेग का क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। और फोर्स का होता है यानी बल का होता है न्यूटन, और टाइम का होता है सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड आपका आवेग का 2 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सारा का सारा मिला लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, और ये किस नियम के आधार पर होता है? यानी कि कोई एक कंबल है और उस कंबल में कालीन में क्या है, धूल कण है बहुत सारे, और धूल कण है, जब इसको लाठी से पीटा जाता है तो सारे के सारे धूल कण नीचे गिर जाते हैं। तो ये किस नियम से? तो ध्यान रखेंगे ये जड़त्व के कारण होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनर्शिया के कारण होता है। ये इसमें क्या कहा गया है? तो जड़त्व में जो होता है ना, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो वो गति में रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु विराम यानी आपका रेस्ट अवस्था में है तो विराम में ही रहना चाहता है, चलना नहीं चाहता। तो वो जो कालीन में जो धूल के कण होते हैं उपस्थित, वो उस टाइम क्या रहता है, वो विराम अवस्था में रहता है। जब लाठी से पीटा जाता है तो वो कण, जो धूल के कण होते हैं, वो विराम में ही रहना चाहता है, किंतु जैसे उस पर मारा जाता है तो आपका कालीन गति में आ जाता है और धूल के कण रेस्ट में रह जाते हैं, और वहीं पर रुक जाते हैं, और जो है गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे खींच लेता है पृथ्वी का, तो वो आपका जमीन में गिर जाता है। इस प्रकार से कालीन की सफाई हो जाती है। तो ये जड़त्व के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, यानी इसमें पूछ रहा है आपको कैपिटल जी का मान, इसी को बोलते हैं ना, ये जो आपका कैपिटल जी है ना, यही है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, है ना। तो इसका क्या होगा? तो इसका आप लोग फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए। जो गुरुत्वाकर्षण बल का F का जो फॉर्मूला होता है G(m1 × m2/r²), है ना। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ से कैपिटल G को निकाल लीजिए, और इसका जो यूनिट होगा निकल जाएगा। तो G का अगर निकालेंगे तो ये m1 m2 नीचे में चल जाएगा बटे में, और ये r² जो है यहाँ पर F के साथ आ जाएगा। और जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 1 सेकेंड दोस्तों, हाँ सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्थता यानी कि आपका यानी कि इलास्टिसिटी वाला पदार्थ कौन सा है? सर्वाधिक, तो सबसे अधिक जो होता है क्वार्ट्ज में होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। स्पेसिफिक हीट के बारे में पूछ रहा है, आपको चारों कथन को पढ़ना है और बताना है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल पहला ही आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो यही हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जो होता है अलग अलग पदार्थों की अलग अलग होती है, ध्यान रखेंगे। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका समान होता है, लेकिन यहाँ पर यह हमेशा नेचर पर, प्रकृति पर डिपेंड करता है। लोहा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, हीरा है उसकी विशिष्ट ऊष्मा अलग होगी, प्रत्येक पदार्थ का अलग होगा। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान हो सकती है, बिल्कुल राइट है। कुछ पदार्थ का अगर सेम द्रव्यमान, अलग अलग द्रव्यमान लेंगे और जो है उसका विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करेंगे तो वो समान हो सकता है, ये आपका राइट है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका ये होता है आपका जूल प्रति किलोग्राम पर केल्विन होता है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं किलो कैलोरी, उसके बाद पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये ऐसे भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपका BCD बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण है? नहीं है एरोसोल में क्या होता है, जो एरोसोल होता है दोस्तों, इसमें आपका गैस यानी कि आपका गैस के कण और इसमें जो है द्रव, ये दोनों का मिक्सचर होता है एरोसोल। तो अगर धुंध के बारे में बात करें तो इसमें आपका वायुमंडल में क्या होते हैं, जलवाष्प के कण होते हैं, द्रव और गैस होते हैं, बिल्कुल राइट। बादल की बात किया जाए तो ये गैस होते हैं, तब न उड़ते हैं बादल की बन के, मतलब कि ऊपर वायुमंडल में, और उसमें क्या होते हैं, पानी के कण रहते हैं, जलवाष्प रहते हैं, तब न बारिश होती है। तो ये भी गैस और द्रव का है। कोहरा, आप ठंडी के दिनों में देखेंगे कोहरा जो ओस गिरती है तो वो क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी होती है, तो उसमें गैस का गुण पाया जाता है फैलने का, और द्रव यानी कि उसमें जलवाष्प रहते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। किंतु जल में जो तेल मिली रहती है ये द्रव का मिश्रण हो गया ना, तो ये एरोसोल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या है, ये आपका एरोसोल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 21वें नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। एक तरफ है आविष्कार और दूसरी तरफ है आविष्कारक, उसको किसने आविष्कार किया था, आपको मिलान करना है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, नाभिक। अब देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्या ट्रिक बताया था कि ईट पग नाच, है ना, इस प्रकार से मैंने बताया था आपको, ईट पग नाच। ई से क्या बताया था मैंने आपको, ई से बताया था इलेक्ट्रॉन और टी से बताया था जे थॉमसन, यानी टी से थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था। पी से प्रोटॉन, और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, जी से गोल्डस्टीन ने किया था। एन से न्यूट्रॉन, और न्यूटन का खोज CH से चैडविक ने किया था, है ना, इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। और यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इस प्रकार से हम लोग मिलान कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाएगा आपका ए नंबर का 4 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन हो जाएगा 1 नंबर, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन हो जाएगा, और जो है आपका नाभिक का हो जाएगा रदरफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, यानी कि सोडियम का एक परमाणु है। अब सबसे मुझे पहले बताइए कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है इसकी परमाणु संख्या। अब आपको पूछ रहा है कोर इलेक्ट्रॉन, तो ध्यान रखेंगे कोई भी परमाणु होता है उसमें 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन किसको बुलाता है, मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है। और ध्यान रखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर निकालेंगे तो पहला कक्षा में कितना होगा, मान लीजिए ये नाभिक हो गया, है ना, ये नाभिक हो गया, प्लस मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये आपका सोडियम है तो सोडियम पर प्लस, तो यहाँ पर आपका ये नाभिक हो गया। और नाभिक जो है, नाभिक में वैसे भी प्लस चार्ज होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहला जो कक्षा होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है मैक्सिमम, ये ध्यान रखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बांट देंगे, है ना। और उसके बाद इसका सबसे बाहरी वाला जो ऑर्बिट है ना, तीसरा ऑर्बिट, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, जो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और जो अंदर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका कोर यानी कि संयोजी हो गया। और बाकी जो 2 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 और 2 10, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में दिक्कत हो गया, तो ABCD इस प्रकार से कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पर आपका ये आपका 10 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। हाइड्रा अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही हाइड्रा अम्ल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। HCl, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये हमारा इसका निर्माण, इसका श्रवण कौन करता है, हमारे पेट में आमाशय करता है।
आमाशय जो है इसका निर्माण करता है। और इसका जल्दी से बता दीजिए इसका पीएच मान कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बॉयल का नियम, चार्ल्स अवोगाड्रो का नियम, ये जो प्रतिपादित जो गैसीय नियम है इसका संयुक्त रूप से क्या कहलाता है। तो जब इसका सारे का सारा आइडियल लिया जाता है ना, आदर्श लिया जाता है मिला करके बॉयल, चार्ल्स अवोगाड्रो को, तो इससे बनता है आपका आदर्श गैस का नियम, है ना। तो यहाँ पर आपका आइडियल गैस का नियम, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आपको मैंने बॉयल, चार्ल्स अवोगाड्रो सबको मैंने आपको एक सेट प्रैक्टिस में बताया था, है ना। तो पिछले सेट सबको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप सबसे कि किसी न किसी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि आपके अन्य साथियों का भी इससे क्या हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। प्रश्न है 25 नंबर का, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। जीवाणु विज्ञान, तो जीवाणु विज्ञान का किसको माना जाता है जनक, लुई पास्चर को माना जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और विषाणु पूछेगा आपको, है ना, वायरस का पूछेगा तो ल्यूवेन हॉक हो जाएगा, आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक मात्रा जो है माइटोकॉन्ड्रिया के संगठन में किसकी होती है, तो वो होती है प्रोटोन की, ये प्रोटीन की, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका प्रोटीन। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या होता है जल्दी से बताएंगे, आरएनए का जो होता है आपका फुल फॉर्म जल्दी से बताएंगे क्या होता है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये रक्त का तरल मैट्रिक्स है, ये रंगहीन होता है, बिल्कुल ये आपका राइट है। ये मैट्रिक्स है, ये रंगहीन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, बिल्कुल गलत है, इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है, ये आपका सही कथन नहीं है। उसके बाद आपका डी में है, इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल ये भी राइट है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लाज्मा एक क्या है आपका, रंगहीन चिपचिपा द्रव होता है जिसमें 55% है ना क्या होती है, वाटर यानी कि जल की मात्रा होती है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग, संचारी रोग किसको बोलते हैं, संचारी रोग मतलब कि जब एक आदमी के संपर्क में कोई दूसरा आदमी आता है और उससे जो है बीमारी का क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है, उस बीमारी को मैंने कि उस रोग को दूसरे व्यक्ति को क्या आ जाता है, मतलब कि उसका लक्षण दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हैं संचारी रोग। जैसे अभी कोरोना वायरस चला था, है ना, 2020 में, तो यहाँ पर आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में पूछ रहा है, तो ये शरीर के किस भाग को करता है, तो यहाँ पर यकृत बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका। यकृत को जो है मुख्य रूप से ये संक्रमित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, यानी मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा परम मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है मुख्य रूप से सोचने वाला मस्तिष्क है, और उसी में जो है क्या होता है, यानी कि सारा चीज जो है याद, जो मेमोरी पावर है उसी मतलब कि उसी के अंतर्गत उसी को नियंत्रित करता है। ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ग्राम सभा, है ना, तो इसके बारे में अनुच्छेद कितना में आता है, तो अनुच्छेद 243 का ए में आता है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका 30 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 31 नंबर का, संसद के दोनों सदन, संसद का दोनों सदन कौन कौन सा है, लोकसभा और राज्यसभा, इसकी संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। यदि संसद के दोनों सदन का क्या बुलाना है, संयुक्त अधिवेशन यानी कि संयुक्त बैठक बुलाना है, तो ये जो बुलाना है तो ये किसके संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 108, ध्यान रखेंगे। और कई बार आपको पूछा जाता है जो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ये किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत कोई राष्ट्रपति मार देता है, तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, है ना, कि एक अभिलेखी न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक आपका अभिलेखी न्यायालय है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो मैंने आपको बताया था उच्चतम न्यायालय और जो है उच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का दोनों किसके अंतर्गत आता है, अभिलेखी न्यायालय। और अभिलेखी न्यायालय मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताया था कि अभिलेखी न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जिसके निर्णय को रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, और अगर उसी तरह का कोई मामला आता है तो उस निर्णय को दोबारा क्या किया जाता है, उस मामले में यूज किया जाता है ना। तो ये आपका अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पूछे तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 200 जो है 15 के तहत क्या है, अभिलेखीय न्यायालय है। तो हमको यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूछा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर हमको हाई कोर्ट पूछता तो हमारा अनुच्छेद 215 हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को
मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में चर्चा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे जो इसका चर्चा है वेतन के बारे में, यह अनुसूची 2 में किया गया है, दूसरा अनुसूची में। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखेंगे पहली अनुसूची में कौन सी बात किया गया है? तो पहली अनुसूची में आपका संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा में वेतन, तीसरा में शपथ, चौथा में जो है आपका राज्यसभा के बारे में, राज्यसभा सदस्यों के बारे में, पांचवा में आपका SC ST, छठा में जो है आपका पूर्वोत्तर राज्य के बारे में, सातवां मैंने कई बार बताया था शक्तियों का विभाजन, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और 8वीं में आपका भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें जो है टोटल 22 भाषाएं रखी गई है। 9वीं अनुसूची में आपका क्या है? आपका भूमि सुधार है। 10वां में दल बदल है, आपका दल बदल अधिनियम। और उसके बाद 11वां और 12वां आपको मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन से है, यानी कि 11वें में आपका पंचायती राज व्यवस्था और 12वें में आपका कौन सा है? शहरी निकाय व्यवस्था, यानी कि आपका नगर पालिका के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा का उल्लेख, तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाग 15 में किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो निर्वाचन आयोग के बारे में भाग 15 में चर्चा किया गया है। और भाग 20 के बारे में ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये संविधान संशोधन संबंधित भाग है, ठीक है। तो भाग 20 में संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है और इसमें जो है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन अगर करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, ध्यान रखेंगे। 35 नंबर का प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखिए दोस्तों, जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति। तो न्याय कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, क्योंकि भारत एक सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्ष क्या है? राष्ट्र है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां संबंध यानी कि शब्द जो है जोड़ा गया? भारतीय संविधान में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो ये आपका कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? 97 यानी कि 97वां संविधान संशोधन 2011 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1993 अभी मैंने बताया, ये जो है आपका पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू करनी है तो राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से लिखित सलाह लेनी पड़ेगी। 44वां संविधान संशोधन से, है ना। और भी कुछ प्रावधान किए गए थे इसमें, संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था इसी के तहत, ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन, इसको तो मिनी संविधान कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। भारतीय संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, है ना, 3 नए शब्द इसमें जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और उसके बाद 42वां संविधान संशोधन के तहत ही भारत के संविधान के भाग 4 के, है ना, 4 क जो है उसको जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य, है ना, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किसकी समिति से? ये किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? देखिए ये प्रश्न अभी मैंने आपको बताया, तुरंत आ गया। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी सरदार स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति थे, उसी की अध्यक्षता में ये आपका समिति बनाया गया था और उन्होंने सिफारिश किया था मौलिक कर्तव्य से संबंधित। और उन्होंने टोटल जो है कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी? 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने की बात कही थी, किंतु संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन करके इसमें टोटल 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और टोटल वर्तमान में अभी कितने हैं? 11 है। और ये आपका किस में है? भाग 4 का क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा। और भाग 4 के क का अनुच्छेद अगर पूछेगा, अनुच्छेद 51 का क, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, और बाकी अगर ये सब बात किया जाए, आपको मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ये सब किससे संबंधित है? ये सब आपका पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग
कैसी प्रक्रिया है। इम्पीचमेंट मोशन जो लाया जाता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो सबसे पहले ये महाभियोग है, ये लिया कहाँ से किया गया है, तो इसको लिया गया है अमेरिकी के संविधान से। और महाभियोग जो प्रक्रिया है इसका चर्चा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है, ध्यान रखेंगे। और ये कैसी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। यहाँ पर अर्थ नहीं होगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एक प्रकार का अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था एक बार अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है, अर्ध न्यायिक संस्था क्या होती है। इसको इसलिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं हटाया जाता बल्कि संसद के द्वारा हटाया जाता है। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हटाया जाता है। और जब उसको हटाने की प्रक्रिया चलती है उसमें 14 दिन की उसको क्या दिया जाता है, सूचना दिया जाता है 14 दिन पूर्व। और वो क्या करता है, दोनों में से किसी एक सदन में जाकर के अपना सफाई देता है, वहाँ पर अपने को जो है वो अपने को साबित करता है कि मैं गलत नहीं हूँ। और उस टाइम जो है संसद न्याय देने का काम करता है। तो मैं बोला था जब कोई संस्था अपने मुख्य कार्य, अपने मूल कार्य क्षेत्र को छोड़कर न्याय देने का कार्य कर दे तो उसको बोलते हैं अर्ध न्यायिक संस्था। तो उस टाइम वो अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। अगर पंचायतों में चुनाव करना है तो ये जो निर्णय लिया जाएगा किसके द्वारा लिया जाएगा, तो बिल्कुल आपका राज्य सरकार के द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि पंचायत जो है ये आपका राज्य सरकार का विषय है। उसको कितने यानी कि विषय दिए हैं कानून बनाने के लिए, उसका इलेक्शन कब करवानी है, उसको कब भंग करवाना, ये सब के सब राज्य सरकार करती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग कुरु महाजनपद, है ना। महाजनपद काल के बारे में मैंने बताया था आपको, टोटल कितने महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे। तो आपको इसमें पूछ रहा है कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो आपका बिल्कुल इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और कौशाम्बी किसकी राजधानी थी, तो कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। श्रावस्ती किसका था, कौशल का था, है ना, कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अहिच्छत्र किसका था, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था। तो मैंने आपको बताया था महाजनपद काल के बारे में, यानी कि टोटल 16 महाजनपदों के बारे में किसमें मिलता है, इसका साक्ष्य, इसका स्रोत कौन है, तो अंगुत्तर निकाय और भागवत सूत्र, है ना, भागवती सूत्र, ये दोनों आपका पुस्तक है जहां से आपका ये 16 महाजनपदों का जो है होने का साक्ष्य प्रस्तुत यानी कि प्राप्त होता है। और ध्यान रखेंगे 16 महाजनपद, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। और कम से कम नहीं तो 3 तो याद ही रखना है जो बिहार में है। बिहार में कौन कौन से, एक है आपका मगध, एक है आपका वज्जी और एक है आपका कौन सा, अंग। तो मगध का राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगिरे, ये तो बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर आपको पूछेगा वज्जी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी जो भागलपुर बांका वाला क्षेत्र में था उसकी राजधानी कहाँ थी, अंग की राजधानी चंपा थी। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान बुद्ध के गृह त्याग यानी कि घर के त्याग का प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या है, घोड़ा, कमल, स्तूप, सांड। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट ए हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा उसके जो है घर के त्याग का प्रतीक है। और मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के घर के त्यागों को क्या कहा गया था, महाभिनिश कर्मण कहा गया था, ध्यान रखेंगे। कमल और जो है सांड, कमल और सांड किससे जुड़ा हुआ है, तो किसका प्रतीक है, तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल और सांड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्तूप किसका प्रतीक है, उसके मृत्यु का यानी कि प्रतीक है, भगवान बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बढ़िया तरीके से, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि उसके ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी उसका प्रतीक कौन सा है, तो बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष जो है उसके यानी गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था, गहड़वाल वंश, इसके बारे में अवश्य सुने होंगे। जो गहड़वाल वंश का शासक था ना जयचंद, उसी के साथ चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी के साथ, और उसमें जयचंद को हरा दिया गया था। तो ये गहड़वाल वंश का जो स्थापना किया गया था वो चंद्रदेव के द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जयचंद इसी का एक शासक था, महत्वपूर्ण आपका प्रसिद्ध शासक था जयचंद इसका। और जो है इन्होंने ही 1194 में मोहम्मद गौरी के साथ जो है चंदावर का युद्ध किया था। दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग की जो है आपका स्थापना किस शासक ने किया था, किस शासक से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को मैंने एक बात बताया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि घोड़ों के हुलिया दागने और जो है सैनिकों के हुलिया दागने की प्रथा किस शासक ने शुरू किया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर देंगे। एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है? एकाश्म गोलाकार स्तंभ ये कैसी है? तो इसमें क्या किया जाता था, एक बड़े से पत्थर को काट करके एकाश्म यानी एक ही बड़े पत्थर को काट करके स्तंभ का निर्माण किया जाता था। और ये जो है ये इसकी जो विशेषता ये जो चलाया गया था सबसे ज़्यादा, तो ये आपका इसका विस्तार ये मौर्य काल में हुआ था, अशोक के टाइम में। ठीक है, तो अशोक के टाइम में तो मौर्य काल हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसी समय क्या होता है, अभिलेखों की लिखने की प्रथा शुरू होती है और स्तंभों पर जो है आपका क्या लिखा जाता था, अभिलेख लिखा जाता था, लेख लिखा जाता था। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद इसके बारे में जान लीजिए। कुव्वत मीन्स ये आपका अरबी शब्द है और कुव्वत का क्या अर्थ होता है, ताकत, है ना। कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत। इस मस्जिद का स्थापना किसने किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कहाँ पर किया था, तो दिल्ली में किया था, ध्यान रखेंगे। और अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, 2.5 दिन के झोपड़े की स्थापना यानी कि निर्माण करवाया था। और जो है दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दीन बख्श और लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसको पूरा का पूरा कुरान याद था। और उन्हें दीन बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दान देता था। अगला प्रश्न 46 नंबर का, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? आयात किया जाता था यानी कि लाया जाता था। सिंधु काल में सीसा आपको पूछा है, तो सीसा जो है ईरान से लाया जाता था। कहाँ से, फारस, उस समय उसका नाम फारस था, तो ईरान से लाया था, फारस से लाया था। तो हमारा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है ना। एक तरफ आपको कुछ प्रतिबंध लगाए गए, प्रतिबंध है, और दूसरी तरफ आपका क्या है, वायसराय और गवर्नर जनरल दिए गए हैं। शिशुवध प्रतिबंध, सती प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा, हिंदू विधवा प्रतिबंध। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो बाल हत्या, जो बालों को यानी कि बच्चों की हत्या को जो रोकने का प्रयास किया गया था, वो लॉर्ड यानी कि वेलेजली के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर ए का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सुमिलित है, मिला हुआ है बिल्कुल। तो वेलेजली आपका हो जाएगा। और वेलेजली ने ही सबसे पहले क्या किया था, सहायक संधि की शुरुआत की थी वेलेजली ने, है ना। सती प्रथा प्रतिबंध, तो सती प्रथा प्रतिबंध ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, कल मैंने आपको बताया था 1829 में ये आपका किया था। और नियम 17 के तहत, कौन से नियम के तहत, धारा 17 के तहत इसको प्रतिबंध किया था। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, बिल्कुल सुमिलित है। दास प्रथा प्रतिबंध, है ना, दास प्रथा यानी कि गुलामों की प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था, लॉर्ड एलन बेरो ने लगाया था। कब लगाया था, 1843 में लगाया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, है ना, जो विधवाएं हो जाती थी महिलाएं, उनका पुनर्विवाह कराने के लिए, तो ये आपका कानून अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1856 में पारित किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग ABCD यानी कि 1 2 3 4 सबके सब आपका मिला हुआ था। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जल्दी से बताइए। तो वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सैयद क्या है, बदरुद्दीन तैयब जी, है ना। यहाँ पर आपको बहुत कोई क्या कर लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बता देते हैं, जबकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा, है ना, कांग्रेस का जो है अध्यक्ष है। तो आपको वो हो जाएगा 24 वर्ष की उम्र में लगभग बना था। और यहाँ पर हो जाएगा पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है, तो 1887 में कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, वहाँ पर मुस्लिम का अध्यक्ष बनाया गया था। और वो कौन था, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। क्यों बनाया गया था, क्योंकि मुस्लिमों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त करना था, इसलिए उसको बनाया गया था अध्यक्ष। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट कौन सा हो जाएगा, आपका बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं आपका, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन था? अब बताइए, ये प्रश्न मैंने करा दिया है पहले, जल्दी से बताइए। दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, MG रानाडे, VD सावरकर। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका MG रानाडे, जिसको बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने ही क्या किया था, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनाम कमीशन, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, लेकिन हम लोग इसके बाद जो है जो दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं उसकी वही चर्चा कर लेंगे फास्ट में। तो इनाम कमीशन किससे संबंधित था, किसने इसकी स्थापना किया था इनाम कमीशन? तो इसको जो है क्या बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और इनाम कमीशन किससे संबंधित था, बहुत सारे लोग क्या होते थे, वो अपने संपत्ति को छुपा के रखते थे, अपने संपत्ति का कर नहीं देते थे, अपने भूमि को जो है कम मात्रा में दिखाते थे कि मेरे पास इतना कम भूमि है, लेकिन वो अपना जागीर और ये सब भूमि को छुपा करके क्या करता था, टैक्स को बचाता था। तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन उसके लिए क्या था, और जो है कर रहित भूमि संपत्ति का पता लगाना और जो है भूमि को जब्त करना, इस कमीशन के अंतर्गत ये किया गया था सिफारिश। तो यहाँ पर आपका लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति के सिद्धांत का अनुसरण किया था।
अब बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया आज का ऑब्जेक्टिव सारा चीज़ ये आपका। अब हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक, हम लोग जो है टोटल 50-50 प्रश्न देख रहे हैं एक सेट में, और इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल 100 सेट्स का प्रैक्टिस करेंगे, और अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे पास टोटल 5000 प्रश्न हो जाएंगे, जो कि काफ़ी हमारा क्या हो जाएगा, काफ़ी लाभदायक होगा हमारा एग्जाम में। जब तक एग्जाम होगा ये सारे प्रैक्टिस आप करके रखेंगे तो बढ़िया एग्जाम जाएगा आपका। तो प्रश्न यहाँ पर आपको नोट पॉइंट्स के रूप में याद रखना है, तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना। ग्यासुद्दीन तुगलक का उत्तरदायी यानी उत्तराधिकारी कौन था, तो उसके बाद जो है ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद उसकी जब मृत्यु हो गई तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है शासक बना था। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई थी, काफ़ी इसका आपका दिलचस्प किस्सा है इसका, कि उन्होंने एक अपना अभियान चलाया था, बंगाल का अभियान, और वो बंगाल गया था और बंगाल से वापस आ रहा था। तो बंगाल से वापस आने के टाइम जो है उन्होंने क्या किया था, जो यहाँ पर जो है यहाँ दिल्ली का जो ये था आपका क्या बोलते हैं कि निजामुद्दीन औलिया थे, उनसे उन्होंने क्या कहा था कि वो उसका स्वागत करे, है ना, ग्यासुद्दीन तुगलक का। तो आने के टाइम उसको ढेर सारी बातें कही थी ग्यासुद्दीन, ये क्या बोलते हैं कि आपका निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया ने इधर से उसको बात कहा था कि हनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली क्या है काफ़ी दूर है, और उसी समय से काफ़ी फेमस हो गया ये आपका लाइन कि दिल्ली दूर है। तो उनका आते टाइम जो है उत्तर प्रदेश साइड में ही मृत्यु हो गया था ग्यासुद्दीन तुगलक का, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान था, काफ़ी योग्य था, लेकिन इसको जो है क्या कहा जाता था, रक्त पिपासु, स्वप्नशील, और इसको पागल कहा गया है, ध्यान रखेंगे, इसको पागल भी कहा गया है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, राजधानी का परिवर्तन किया था, है ना, दिल्ली से लेके चला गया था देवगढ़। चले, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर कोही ये किससे जुड़ा हुआ है, कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है। तो अमीर कोही विभाग का स्थापना किसने करवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कहाँ लेके गया था, देवगिरी किया था, स्थापित किया, और इसका नाम क्या रखा था, देवगिरी का नाम जो है इन्होंने दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा के रूप में इसका प्रचलन किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ध्यान रखेंगे। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनी अर्ट्स कहा है, क्या कहा है, प्रिंस ऑफ मनी अर्ट्स कहा है। इसी के शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था। तो इब्ने बतूता के बारे में पूछा था, कब भारत आया था, किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और इब्ने बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी उस टाइम जो है CGI यानी कि मुख्य न्यायाधीश का पद होता था, ये ध्यान रखेंगे। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था, किसको, जिन प्रभु सूरी, जो जैन धर्म का था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था, यानी कि सबसे पहला शासक था जजिया कर, यानी कि जो आपका एक धार्मिक कर था, इसको लागू करने वाला कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, मजमुआदार कहा जाता था, है ना, उधार रखने वाले, उस उधार का हिसाब रखने वाला। कुछ विभाग दिए गए हैं और इसकी स्थापना करने वाले सुल्तानों का नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI लगा दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको आते रहते बार बार। दीवाने अर्ज, ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था, दीवाने अर्ज ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा स्थापना किया गया था। दीवाने मुस्तखराज, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवाने अमीर कोही, अभी हम लोगों ने बात किया, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था, ध्यान रखेंगे। दीवाने अमीर कोही ये आपका कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था। दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग, ये आपका फिरोज शाह तुगलक से जुड़ा हुआ है, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो ये सारे आपका पॉइंट्स हो गए। आई थिंक आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये आपको सेशन काफ़ी जो है आपको लाभदायक रहेगा, ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो इस प्रकार से चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अन्य दूसरे लोगों तक इसको शेयर भी कर देंगे। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।